वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स रहता है वो रहता है आयरन, एंड इट प्लेज वाइटल रोल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट लाइक कॉपर एंड सेलेनियम, it is toxic या it becomes toxic when found in larger quantities। अब इसका रोल क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम में आयरन का? देखो, सबसे पहला जो रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है ऑक्सीजन कैरियर। मैमल्स, बर्ड्स और फिशेस में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ये कैरियर होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है, वहाँ पे वो रहता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम रहता है आयरन। इसी तरह से मसल्स में ऑक्सीजन स्टोरेज करता है मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन का भी सेंट्रल एटम रहता है आयरन। और आयरन जो है ये एज इलेक्ट्रॉन कैरियर भी एक्ट करता है, क्योंकि प्लांट्स में, एनिमल्स में या बैक्टीरिया में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर रहता है वो रहता है साइटोक्रोम, और साइटोक्रोम का सेंट्रल एटम रहता है आयरन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स और बैक्टीरिया में जो होता है वो होता है थ्रू फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन प्रोटीन का जो सेंट्रल एटम है, यानी फेरिडॉक्सिन प्रोटीन में रहता है आयरन। सो आयरन प्लेज रोल इन ऑल दीज प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स। इस तरह से ऑक्सीजन स्टोरेज एंड स्कैवेंजिंग, आयरन स्टोरेज या स्कैवेंजिंग इन एनिमल्स जो होता है, आयरन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो होता है थ्रू फेरिटिन और ट्रांसफेरिटिन, और फेरिटिन और ट्रांसफेरिटिन में भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उनका आयरन। यानी आयरन प्रोटीन ही आयरन को स्टोर करने में या स्कैवेंजिंग करने में मदद करता है एनिमल्स को। ठीक है, तो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है आयरन। सो आयरन प्रोटीन की वजह से ही आयरन स्टोर होता है। उसके बाद में नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, ये बैक्टीरिया में रहता है, और कौन से बैक्टीरिया में? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरिया रहते हैं, या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो रहती हैं, इस नाइट्रोजनेस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है आयरन। इसमें भी आयरन ही रहता है। सो इट प्लेज रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ अदर एंजाइम्स लाइक एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, जिससे एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है, या कैटलेस एंड पेरोक्सीडेज, जिससे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, या सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, जिससे एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तो इन तमाम एंजाइम्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आयरन। सो विदाउट आयरन ये प्रोसेसेस प्रॉपरली नहीं होंगे या नहीं होंगे। क्लियर? सो इन प्रोसेसेस में भी आयरन अपना रोल प्ले करता है। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो सेकंड इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट रहता है वो रहता है जिंक, यानी दूसरे नंबर पे, एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेवरल एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स में जिंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो आरबीसीज में होते हैं, वहाँ पे ये इन्वॉल्व होते हैं इन रेस्पिरेशन, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस स्पीड अप करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय आरबीसीज इन मसल्स एंड टिश्यूज, और रिलीज ऑफ CO2 इन लंग्स। तो इसका मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसमें जिंक एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो एज कैटलिस्ट एक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन में भी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज में। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन बाय आरबीसीज इन मसल्स एंड टिश्यूज, और रिलीज ऑफ CO2 इन लंग्स। तो इसकी वजह से फास्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन और रिलीज। जैसे लंग्स में बाइकार्बोनेट ब्रेक होता है और CO2 रिलीज होता है, लेकिन मसल्स में CO2, या मैं बोलूँगा मसल्स और टिश्यूज़ में जो CO2 रहता है, उसको आरबीसीज में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, यानी फास्ट करता है, वो एब्जॉर्ब करता है और उसको लंग्स तक पहुंचा देता है, और इसको पहले कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनेट में, यानी CO2 को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है मसल्स में, और बाद में लंग्स में इसी बाइकार्बोनेट को वापस ब्रेक कर देता है CO2 में। और यहाँ पे ये CO2 OH से रिएक्ट करता है, तो इससे जो pH रहता है, pH बॉडी फ्लूइड का जो pH रहता है वो भी रेगुलेट हो जाता है। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस pH को भी रेगुलेट करता है, या मैं कहूँगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जिसमें जिंक रहता है, तो जिंक
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन CO2 ऑक्सीडेशन, CO2 रिलीज और CO2 एब्जॉर्प्शन एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ pH, यानी इट रेगुलेट्स pH। इस तरह से और एक एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये पैनक्रियाटिक जूस में रहता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एंड इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स में, ठीक है। तो इसका भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिंक, जिंक इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसका मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में या प्रोटीन डाइजेशन में जिंक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, दोनों केसेस में। इसके अलावा कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो ये कैटलाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल पेप्टाइड या एमाइड लिंक ऑफ एट कार्बोक्सिल एंड ऑफ पेप्टाइड चेन, यानी पेप्टाइड चेन जो रहती है, प्रोटीन चेन जो रहती है, उसका जो टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है, यानी एक ग्रुप रहता है अमाइनो ग्रुप, दूसरा रहता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप के साइड में ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने में या हाइड्रोलाइज करने में मदद करता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। क्लियर? तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि जिंक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमाइड हाइड्रोलिसिस में या पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस में। इस तरह से जिंक हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग कॉइल्ड राइबोसोम्स, कॉइल्ड राइबोसोम्स में ये जिंक जो है इसको कॉइल्ड राइबोसोम्स को स्टेबलाइज करता है। इट ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन सेवरल other things like sexual maturation and reproduction. So इसी तरह से अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो रहता है, इसमें भी जिंक एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये एनर्जी रिलीज में काम आता है, ये वाला एंजाइम। इस तरह से डिहाइड्रोजनेसिस जो रहते हैं या एल्डोलेसिस जो होते हैं, जो शुगर मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, उनमें भी जिंक एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी जिंक मैं बोल सकता हूँ एज को फैक्टर वहाँ पे काम करता है। इसी तरह से अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो रहता है, इसमें भी जिंक एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिंक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल में एज कैटलिस्ट काम करता है, यानी ये मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल करता है। कौन? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिंक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिंक एक ऐसा ट्रांस एलिमेंट है जिससे मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल भी होता है। इस तरह से कॉपर एक और एलिमेंट है, ट्रांस एलिमेंट, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एमाइन ऑक्सीडेज या इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन एमाइन ऑक्सीडेज, यानी एमाइन्स की जो ऑक्सीडेशन करता है एंजाइम, उसको हम कहते हैं अमाइन ऑक्सीडेज। और अमाइन ऑक्सीडेज का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉपर। तो मैं कह सकता हूँ कॉपर प्लेज रोल इन ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन्स। इस तरह से एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज जो रहता है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड के लिए जो एंजाइम लगता है, उसका भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉपर। इस तरह से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में भी कॉपर रहता है एंड इट एक्ट्स विद हीम, यानी हीम जो प्रोटीन रहता है उसके साथ में ये मिलके काम करता है फॉर टर्मिनल ऑक्सीडेज स्टेप। सो द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो रहता है इसमें कॉपर रहता है एंड इट एक्ट्स अलॉन्ग विद हीम एज टर्मिनल ऑक्सीडेज स्टेप, राइट। इस तरह से गैलेक्टोस ऑक्सीडेज जो रहता है इसमें भी कॉपर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। सो गैलेक्टोस ऑक्सीडेशन में भी कॉपर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कॉपर लाइसिन ऑक्सीडेज में भी होता है विच अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ ऑर्टिक वॉल्व्स, या डोपामीन हाइड्रोलेस में कॉपर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इट अफेक्ट्स ब्रेन फंक्शन। टायरोसिनेस एंजाइम में भी कॉपर रहता है विच अफेक्ट्स स्किन पिगमेंटेशन। तो स्किन पिगमेंटेशन या ब्रेन फंक्शन में कॉपर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इस तरह से सेरुलोप्लाज्मिन जो रहता है इसमें भी कॉपर रहता है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका सेरुलोप्लाज्मिन, और ये आयरन मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम, राइट। विल्सन डिजीज़ एक डिजीज़ है, ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, हेरिडिटरी शॉर्टेज ऑफ सेरुलोप्लाज्मिन है,
और अगर ये सेरुलोप्लाज्मिन कम हो गया तो उससे क्या होता है, कॉपर की एक्यूमुलेशन लिवर या किडनीज और ब्रेन में हो जाती है, ठीक है, इस डिजीज़ में, विल्सन डिजीज़ में। और ये होता है इसकी शॉर्टेज की वजह से, सेरुलोप्लाज्मिन की शॉर्टेज की वजह से। तो उससे क्या होगा, उससे ब्रेन में, किडनी या लिवर में प्रॉब्लम आएंगे। अब अगर हमें इस डिजीज़ को ट्रीट करना हो तो हम इस पेशेंट को EDTA देते हैं। EDTA एक चीलेटिंग एजेंट है जो कॉपर मेटल को के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इस तरह से हीमोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। हालांकि इसका नाम है हीमो, लेकिन इसमें हीम प्रोटीन नहीं रहता, इट इज़ नॉन हीम प्रोटीन, ये बात याद रखना। इट इज़ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, लेकिन इसमें हीम नहीं रहता है, ठीक है। हीमोसाइनिन नाम है लेकिन हीम नहीं रहता है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन कैरियर इन सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। तो हीमोसाइनिन जो है ये है इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन कैरियर इन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, जबकि वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन जनरली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम आता है या ऑक्सीजन कैरियर में काम आता है। इसी तरह से कॉपर अपना रोल प्ले करता है थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग में। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जो थायराइड ग्लैंड है, नॉर्मल फंक्शनिंग, उसमें कॉपर अपना रोल प्ले करता है। कॉपर एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड प्री ऑक्सीडेंट, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और प्री ऑक्सीडेंट भी है। तो ये नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट कीप्स नर्वस सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम हेल्दी। तो कॉपर की वजह से नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहता है। आयरन के साथ में मिल के RBCs बनाता है, कौन, कॉपर। इस तरह से हेल्प्स टू फॉर्म कोलेजन। कोलेजन एक की कंपोनेंट है बोन्स का और कनेक्टिव टिश्यू का। तो बोन्स और टिश्यू में या कनेक्टिव टिश्यू में भी कॉपर अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से इट कुड फैसिलिटेट, यानी कॉपर कुड फैसिलिटेट आयरन एब्जॉर्प्शन आल्सो। इसके बाद में और एक एलिमेंट आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं कोबाल्ट। अब कोबाल्ट किस चीज़ में काम आता है ये हम देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात, कोबाल्ट सेंट्रल एटम है विटामिन B12 का। सो मैं ये कहूँगा इट इज़ नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। इसी तरह से इट इज़ फंडामेंटल कोएंजाइम ऑफ सेल माइटोसिस। सेल माइटोसिस में भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर को क्रिएट करने में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में आता है निकल, पांचवा। इट इज़ एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट। निकल जो ये एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है फॉर सेवरल हाइड्रोजनेसिस एंड प्लांट यूरेसिस। तो हाइड्रोजनेसिस और प्लांट यूरेसिस में निकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनका इन यूरेसिस का, इन एंजाइम्स का, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसका रोल क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहली बात, इट स्टेबलाइजेज कॉइल्ड राइबोसोम। तो कॉइल्ड राइबोसोम्स को ये स्टेबलाइज करता है। उसके बाद में यूरेस कैटलिस्ट जो रहता है, विच कैटलाइजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया टू अमोनिया। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसका मतलब जो यूरिया हमारी बॉडी में होता है या बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, उसको हाइड्रोलिसिस करने के लिए निकल अपना रोल प्ले करता है। और इसके अलावा इट इंक्रीजेज हार्मोनल एक्टिविटी एंड इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए निकल अपना रोल प्ले करता है। इस तरह से लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी निकल अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। निकल के बाद में हम डिस्कस करेंगे क्रोमियम। क्रोमियम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसकी बहुत सारी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इट इज़ इन्वॉल्व इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन एक्शन, यानी इंसुलिन एक्शन को बढ़ाता है, उससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन जो है, इट मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल्स इन ब्लड। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा
इट स्टिमुलेट्स फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस और फैटी एसिड की सिंथेसिस स्टिमुलेट करने में क्रोमियम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दीज ऑल्सो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्रोमियम भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसके बाद में आती है बारी मोलिब्डेनम की, 7वें नंबर पे। सो मोलिब्डेनम इज़ यूज्ड इन एंजाइम्स कनेक्टिंग विद नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम्स रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एंजाइम्स रहते हैं लाइक नाइट्रोजनेस, या बैक्टीरिया में भी रहते हैं, तो उसमें मोलिब्डेनम अपना सेंट्रल रोल प्ले करता है। इस तरह से नाइट्रेट रिडक्शन में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो जैसे प्लांट्स और बैक्टीरिया जो नाइट्रेट रिडक्शन के लिए एंजाइम्स यूज़ करते हैं, उन एंजाइम्स में भी मोलिब्डेनम रहता है। एंड इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स दैट हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ हार्मफुल सल्फाइड्स। यानी उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो हार्मफुल सल्फाइड्स को ब्रेक करता है और टॉक्सिन्स का बिल्डअप ब्लड में या टॉक्सिन्स की जो एक्युमुलेशन है उसको ये ख़त्म कर देता है, उससे बचाता है बायोलॉजिकल सिस्टम को। कौन? मोलिब्डेनम। अब लास्ट पे हम देखेंगे जो लास्ट एलिमेंट है वो है मैंगनीज। Mn2 पॉजिटिव आयन जो रहता है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सम एंजाइम्स। और जो एंजाइम्स लिवर में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, उन एंजाइम्स का सेंट्रल एटम रहता है मैंगनीज। सो मैंगनीज 2 एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन लिवर कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिया, और ये ब्लड के थ्रू कैरी होता है टूवर्ड्स किडनीज और उसके बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद में Mn2 बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है, और Mn2 फोटोसिंथेसिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस में हालांकि क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम मैग्नीशियम रहता है, लेकिन उसमें जो बाकी प्रोसेस हैं वहाँ पे ये जो मैंगनीज है, ये मैंगनीज एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता है। तो ये थे कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उनके बायोलॉजिकल रोल को डिस्कस किया। आई होप ये लेक्चर आपको इजी लगा होगा और आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा सही में तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना।